नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी के जीवन में भूचाल, नए पीएम पर चर्चा तेज, सरकार बचेगी या नहीं। एक महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो आज का विषय बड़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि अब गतिविधियां बड़ी तेज हो गई हैं। आने वाला वक्त क्या होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त तो मोदी सरकार संकट में है और बड़ी संकट में है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। जैसा मैंने कहा कि मोदी के जीवन में भूचाल, कई दिनों से आप दर्शक देख रहे हैं इस चीज को कि आरएसएस हो या विश्व हिंदू परिषद हो या एनडीए गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष भी चुना गया, लेकिन सवालों के घेरे में। अब ऐसे में आरएसएस साथ छोड़ रहा है, भाजपा के अंदर के अपने सांसद ही साथ छोड़ रहे हैं। इन बातों को तो गोदी मीडिया दिखाता नहीं, लेकिन जो सवाल है, सवाल तो है और वह अंदर की टकराहट भी है। ऐसे में सरकार कितने दिन खींच पाएगी, कितने दिन चल पाएगी, जबकि अलग अलग दावे हो रहे हैं कि देश को नया पीएम मिलने जा रहा है। इस बात की चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही है और जैसे जैसे दिन नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सरकार की बेचैनी बढ़ती जा रही है। भाजपा ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है कि 19 दिसंबर को पार्लियामेंट में रहे, यानी कि 19 दिसंबर को क्या बहुमत साबित करने की नौबत आ जाएगी सरकार को। क्या सहयोगी समर्थन खींच लेंगे, इस बात से संकट में है। क्योंकि मोदी के जीवन में चाहे चरित्र को लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे हैं या आरएसएस की असंतुष्ट नजर जो आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं जो असंतुष्ट हैं, जो मोदी से सीनियर हैं, या एनडीए गठबंधन के अंदर असंतुष्ट है नेता, वह मोदी के लिए और भी भूचाल लाने वाली परिस्थिति बन रही है। ऐसे में नए पीएम पर चर्चा तेज होना और 19 तारीख दिसंबर को सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों को अगर व्हिप जारी किया है कि आप पार्लियामेंट में रहें, तो इसका मतलब है कि सरकार बचेगी या नहीं। सरकार पर संकट आ गई है। ऐसे में चर्चा तो बहुत जरूरी हो जाता है। अब जरा सा उस पर कड़ी नजर रखिए कि जो पृथ्वीराज चौहान ने कही। पृथ्वीराज चौहान ने पहला बयान जो उनका आया, उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर देश को नया पीएम मिलेगा और वह महाराष्ट्र से होगा। पहली चीज, इस पर चर्चा हुई और इसको नजरअंदाज करने की कोशिश भाजपा ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने घर पर डिनर पार्टी बुलाते हैं और डिनर पार्टी से संतुष्ट नहीं होते हैं उन सांसदों के हाव भाव से। दूसरा, पीएमओ में उन्होंने फिर एनडीए गठबंधन के सांसदों को बुलाया, संतुष्ट नहीं होते हैं तभी भी। और तब तक यह आ जाता है कि पृथ्वीराज चौहान का दूसरा बयान कि 19 दिसंबर को पीएम का चेहरा बदल जाएगा, यानी कि डेट आ जाता है। अब नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू या एकनाथ शिंदे को बुलाया जाता है, लेकिन नहीं आते हैं। बेचैनी बढ़ती है और अचानक से सभी सांसदों को व्हिप जारी कर दिया जाता है, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को, कि 19 दिसंबर को आपको पार्लियामेंट में रहना है, गैरहाजिर नहीं होना है। तो भूचाल तो है, परिस्थितियां भी वैसी ही बन रही हैं। अब यह सवाल तेज हो गया है कि आखिर मोदी का इस्तीफा अगर होगा, सरकार अगर गिर रही, नया पीएम आएगा तो मोदी का इस्तीफा होगा, निश्चित है। तो नया पीएम कौन होगा, इस बात पर मुहर नहीं लग रही है। सरकार बचेगी या नहीं, इस बात पर संशय बना हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर के आप दर्शक यह मान लीजिए कि अभी तक यह बयान तो आ गए हैं, इस पर चर्चा भी तेज हो गई है। सरकार में घबराहट और बौखलाहट भी मची हुई है, सरकार जाने का डर भी सता रहा है। लेकिन कौन सा समीकरण है कि
19 दिसंबर को ही सरकार गिर जाएगी या सरकार नया पीएम आ जाएगा, क्योंकि विपक्ष ने अभी तक अविश्वास प्रस्ताव तो लाया नहीं है, तो वोटिंग की नौबत भी उससे नहीं आ रही है कि वोटिंग होने वाली है। तो वोटिंग होगी किस चीज पर, यह संशय बना हुआ है। और जब तक यह क्लियर ना हो कि किस चीज पर वोटिंग होनी है और उस बात पर एनडीए गठबंधन के लोग नीतीश या नायडू या शिंदे वोट करेंगे या नहीं करेंगे सरकार को, तब तो खुलासा हो। इस बात का पुख्ता अभी तक सबूत नहीं आया है और यह बात अभी तक खुलकर निकल नहीं आई किस चीज पर वोटिंग होना है। इसीलिए बहुत बड़ा सस्पेंस 19 तारीख को लेकर के बना हुआ है, लेकिन सरकार के अंदर बेचैनी है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। ऐसे में 5 सवाल हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। पहला कि मोदी अब पीएम नहीं रहेंगे, कौन होगा अगला पीएम देश का? बेचैनी बढ़ गई सरकार की। अब नरेंद्र मोदी को ही नहीं, भाजपा को पूरी तरह से सत्ता से विपक्ष हटाना चाहता है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, यह बात सत्य है। और इसको लेकर के अलग अलग तरह की रणनीतियां बनाई जा रही हैं। इंडिया गठबंधन भी जो बिखरा हुआ था, कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर एक होता नजर आ रहा है, यह शुक्र है भगवान का। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जो उथल पथल है, एक बात तो साफ नजर आ रही है कि 55 विधायक 7 सांसदों के साथ एकनाथ शिंदे बगावत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। शरद पवार से जाकर के बार बार उनके बेटे मिल रहे हैं, वह उनकी बातचीत हो रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है, यह भी क्लियरिटी है। यह बयान भी उन्होंने दिया कि एनडीए में रहूंगा कि नहीं रहूंगा जल्द फैसला करने जा रहा हूं, तो उन्होंने 2 दिसंबर को भी कहा था कि 2 दिसंबर को हम करेंगे, तो अभी तक उसका रिस्पॉन्स नहीं आया। और फिर यह बातें हो रही है कि हम एनडीए में रहेंगे या नहीं रहेंगे, बहुत जल्द फैसला करने वाले, वह जल्दी कब आएगी या नहीं किसी को मालूम। लेकिन नाराजगी है, एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की तरफ मूव करते हुए नजर आ रहे हैं, शरद पवार से बीच में मध्यस्थता करा करके, यानी कि घर वापसी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब पृथ्वीराज चौहान की बात पर जाए अगर कि महाराष्ट्र से होगा, तो शरद पवार ही वह कड़ी है जिस पर पूरा महाराष्ट्र एक हो सकता है, तो शरद पवार का नाम अभी तक नहीं आया। इंडिया गठबंधन की तरफ से फिर शरद पवार का नाम अभी तक क्यों नहीं कहा जा रहा है, या इंडिया गठबंधन का कोई व्यक्ति क्यों नहीं कह रहा है कि 19 दिसंबर को सरकार बदलने जा रही है? अब विश्वास प्रस्ताव आया होता तो इस पर चर्चा हो सकती थी कि हाँ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, इसका मतलब अखिलेश यादव चंद्रबाबू नायडू के लोगों से जाकर के मिले तो बात बन गई है, या बीआरएस से के चंद्रशेखर राव से जाके तेलंगाना में मिले बात बन गई है, या बाकी लोगों से बात कर रहे हैं बात बन गई है। लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी ऐसी कोई बात नहीं आई और न ही अविश्वास प्रस्ताव आया है, इसलिए शंकाएं और बढ़ रही हैं। पृथ्वीराज चौहान ने एक बात कही है, उस बात पर गौर करने वाली चीज है। पृथ्वीराज चौहान ने यह कहा है कि अमेरिका में कुछ रिलीज होने वाला है किसी केस में, और उसमें कुछ चरित्र को लेकर, जिसमें पीएम का भी नाम और भी कई मंत्रियों का बहुत बड़ा खुलासा ऑडियो वीडियो के साथ होने वाला है। मैं नहीं जानता, लेकिन ट्रंप के हरकतों से लगता है पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा और विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा, जो अटल बिहारी वाजपेयी के गवर्नमेंट में वित्त मंत्री और विदेश मंत्री थे, उन्होंने एक बात अपने बयान में कही है कि नरेंद्र मोदी की कोई ऐसी दुखती नस है ट्रंप के पास जिसकी वजह से मोदी कुछ भी ट्रंप के सवालों का जवाब नहीं दे सकते, और जिस दिन वह सोच लेंगे कि मोदी अब हमारे काम के नहीं, उस दिन वह सारे कुछ रिलीज कर देंगे। तो क्या यह वक्त आ गया? सुब्रमण्यम स्वामी ने भी यह बयान दिया था। अब ऐसे में मोदी सरकार के ऊपर सवाल उठने तो लाजमी है, और मोदी के ऊपर। लेकिन कपिल मिश्रा ने दिल्ली विधानसभा के अंदर भी जो पटल पर मोदी और शाह के चरित्र को लेकर के जो आधिकारिक बयान दिया था, जो आज भी रिकॉर्ड में है, वह रिकॉर्ड में सदियों रहेगा, उसको कोई मिटा ही नहीं सकता।
और उस वक्त वह आम आदमी पार्टी में थे, अब वह भारतीय जनता पार्टी में है। इस बात पर रिस्पॉन्स भाजपा नहीं दे रही है, बल्कि भाजपा पार्लियामेंट को स्थगित हल्ला गुल्ला करके इसलिए करवा रही है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी का नारा रामलीला मैदान के बाहर लगा। इस बात को लेकर के उस बात पर पर्दा डालने के लिए यह कार्य कर रही है। लेकिन सरकार के अंदर बौखलाहट बहुत काफी है, यह गुत्थी सुलझ नहीं रही है कि आखिर क्यों इस्तीफा होगा और कौन होगा नया चेहरा। इस बात की गुत्थी नहीं सुलझ रही है अभी तक। इंडिया गठबंधन की तरफ से यह कंफर्मेशन भी नहीं हो रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव आना होता तो अभी तक नोटिस दे दिया गया होता, वह नोटिस नहीं दिया गया, यह कंफर्म हूं मैं। ऐसे में मोदी चारों तरफ फंसते जा रहे हैं अपनी गलत नीतियों से। नया पीएम का चेहरा कौन? कहा जा रहा है कि आरएसएस ने नितिन गडकरी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए मुहर लगाई थी, लेकिन आनन फानन में किसी और को बना दिया गया, नवीन नितिन को बना दिया गया। तो सोशल मीडिया में यह आवाज उठी कि गलती से नवीन नितिन निकल गया, नितिन गडकरी बनना था। लेकिन नहीं, यह सोची समझी एक रणनीति थी। तो अब कहा जा रहा है कि आरएसएस नितिन गडकरी को पीएम बनाना चाहता है नरेंद्र मोदी को रिटायर करके। लेकिन आरएसएस के अंदर इतनी साहस अब दिख नहीं रही है, पूरी तरह से भाजपा हावी हो गई है। इस बात की गवाही नए कार्यकारी अध्यक्ष का चुनाव दिख रहा है, क्योंकि एक पर्ची निकली और घोषित हो गया, कोई चुनाव नहीं, कोई चर्चा नहीं। जो अध्यक्ष बना उसे भी पता नहीं, पार्टी में लोगों को पता नहीं कि कौन अध्यक्ष बनने वाला है, क्या है नहीं है, चर्चा ही नहीं। और अचानक एक अजूबा निकला पिटारे से। तो ऐसे में यह भी बात निकल करके आई है, जो पीड़ा योगी आदित्यनाथ के अंदर दिखी, कि अमित शाह आरएसएस से मिल गए हैं और नरेंद्र मोदी को साइड करके और अमित शाह कुर्सी हथियाना चाहते हैं। आरएसएस दोनों को एक साथ नहीं कर हटा सकता, इसलिए एक को हटाने के लिए एक को मोहरे की चाल चल रहा है। आने वाला वक्त बताएगा क्या सच्चाई है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का यह कहना कि 25 करोड़ की आबादी में 16 से 17 करोड़ जो वोटर थे, 4 करोड़ वोटर काट दिए गए हैं, और वह विपक्ष के नहीं, वह भाजपा के वोटर हैं। 4 करोड़ वोटर, सीएम खुद भरे मंच पे बोल रहे हैं कि, और आंकड़े दे रहे हैं कि 4 करोड़ वोटर कट गए हैं और वह वोटर भाजपा के हैं, विपक्ष के नहीं है। तो क्या योगी आदित्यनाथ इसलिए यह सारे खुलासे कर रहे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ को भी 27 में निपटाने की चर्चा चल रही है और अमित शाह से वह खुश नहीं है। उत्तर प्रदेश का भी प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया गया। तो ऐसे में यह बात हो सकती है कि अमित शाह स्वयं पीएम बनने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अब उन मुद्दों पर आ जाइए जो बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर 19 तारीख को नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने भाजपा के सभी सांसदों को व्हिप जारी करके कहा है कि पार्लियामेंट में रहना है, तो इस बात का संकेत है कि अखिलेश यादव जो कड़ी मेहनत कर रहे थे और सबसे जाकर के मिल रहे थे, वह इंडिया गठबंधन की एक रणनीति थी। दूसरा, राहुल गांधी के बयान पर गौर कीजिए कि राहुल गांधी ने कहा कि व्यवस्था अब जल्द से जल्द बदल देंगे। और चंद्रबाबू नायडू का रेवंत रेड्डी अखिलेश यादव से भी गुप्त मीटिंग हुई है, कहा जा रहा है। वह सिर्फ चंद्रबाबू नायडू के बड़े नेताओं से ही नहीं मिले, नजदीकी नेताओं से ही नहीं मिले, कहा जा रहा है कि मुलाकातें हुई है चंद्रबाबू नायडू से, वह तस्वीर नहीं आई है। तो कुछ संशय इस पर भी आ रहा है। इस पर शरद पवार को लेकर के मुहर बड़ी तेजी से और या चंद्रबाबू नायडू को लेकर के लग रही है। इन दोनों के बीच एक समीकरण बन रहा है कि या तो चंद्रबाबू नायडू या तो शरद पवार के ऊपर पूरा इंडिया गठबंधन एक हो सकता है, और महाराष्ट्र में वह समस्या भी नहीं आएगी एकनाथ शिंदे को लेकर के, और एकनाथ शिंदे बागी हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। ऐसे में शरद पवार बहुत मुख्य कड़ी है, और शरद पवार से अडानी भी जाकर के मिले हैं, उद्योगपति मिल रहे हैं, बड़े बड़े चेहरे मिल रहे हैं शरद पवार से। और शरद पवार से बड़े बड़े चेहरों के मिलना का यह है कि उद्योगपति भी अब मोदी से
परेशान हो चुके हैं, क्योंकि उनका रोजी रोटी पूरी तरह से अब चौपट हो रहा है। और जब उद्योगपतियों को अपने आप पर आती है तो वह किसी को भी बदल देते हैं। इस बात पर मुहर लग रही है कि उद्योगपति अब नरेंद्र मोदी से छुटकारा चाहते हैं। आरएसएस चाहता है कि गठबंधन टूटे ना और सरकार चले, आरएसएस के हाथ में कमान रहे, मोदी को हटा दो। मोदी से नाराजगी ज्यादा बढ़ रही है, दोनों तरफ से चाल फेंके जा रहे हैं। इस बीच 2 से 3 बैठकें हो चुकी भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की, 293 सांसदों को बुला करके भी संतुष्टि नहीं मिली है। ऐसे में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के तरफ से व्हिप जारी किया गया कि 19 दिसंबर को जरूर है, क्योंकि 19 दिसंबर को कुछ बड़ा होने की संभावना बताई जा रही है। 20 तारीख को पार्लियामेंट समाप्त हो जाएगा। अब इस पर नजर तो बनी हुई है और संशय भी बना हुआ है, देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है। लेकिन दूसरी तरफ मनरेगा ने एक उथल पुथल मचा दिया है। मनरेगा महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से यह था मनरेगा। अब यह सरकार जी राम जी करके ला रही है। जी राम जी करके ला रही है तो जी राम जी में यह क्या करेगी? पहले मनरेगा में क्या होता था, जो भी लोग काम करते थे 100% पैसा उसका केंद्र की सरकार देती थी। उस स्कीम को खत्म करके नरेंद्र मोदी सरकार जी राम जी ला रही है। पहले तो नाम अजीबोगरीब है, दूसरा कि जो केंद्र सरकार 100% पैसा मनरेगा का देती थी मजदूरों को, अब केंद्र की सरकार मात्र 60% देगी और 40% राज्य सरकारों को देना पड़ेगा। यानी कि 100 रुपये में 60 रुपया देगी और 40 रुपया राज्य की सरकार को पैसा देना पड़ेगा। ऐसे में भाजपा के राज्यों की छोड़ दे तो मैं सहयोगियों के राज्यों की बात करूं अगर, तो आंध्र प्रदेश 4 लाख करोड़ से लेके 5 लाख करोड़ के कर्ज में है। और अगर यह गया, वहां के वित्त मंत्री ने यह स्टेटमेंट दिया है कि यह भार हम नहीं सह पाएंगे, हम इस स्कीम की समर्थन नहीं करेंगे। और चंद्रबाबू नायडू नाराज हो गए और भी बागी हो गए। हुआ पिछली बार भी 2018 में जब चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन वापस लिया था मोदी सरकार से, उस वक्त भी ऐसे ही कुछ बातें हुई थी जिसके वजह से इनकी बातें मान ली थी पिछली बार, तो सरकार उनकी चली गई और 18 में फिर समर्थन वापस ले लिया। लेकिन 19 में सरकार नहीं आ पाई, जगन मोहन रेड्डी की आई और इस बार आया है। यह सरकार गिरा देगी या इस बजट को वह पूरा नहीं कर पाएगी आंध्र प्रदेश सरकार। चंद्रबाबू नायडू के वित्त मंत्री का साफ यह कहना है, स्टेटमेंट आधिकारिक है कि सरकार नहीं भर पाएगी। उत्तर प्रदेश में योगी की भी पीड़ा है, कर्ज में है, बिहार कर्ज में है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे, वह भी काफी कर्ज में है। यानी कि सभी राज्यों को कर्ज में, और पश्चिम बंगाल को 2022 से आज तक का नरेंद्र मोदी सरकार ने मनरेगा का पेमेंट ही नहीं किया है, पेमेंट ही नहीं किया है। अगर पेमेंट ले लिया जाए, जिन जिन राज्यों का बाकी लगाया है मोदी सरकार ने, स्कीम इसीलिए खत्म कर रहे हैं, वह पैसे नहीं देंगे। और उसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में ऐसी सुनवाई हो रही है कि उसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकल रहा है अभी तक। और सरकार अब फिर पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है और 4 साल से पैसे ही रोक करके रखे हुए हैं महाशय। ऐसे में यह स्कीम का समर्थन कोई नहीं कर रहा है, न तो भाजपा की सरकारें करेंगी या न तो ये करेंगी। और जो रिमोट कंट्रोल वाले सीएम है वह तो कहेंगे हाँ हाँ, क्योंकि उन्हें देना ही नहीं है किसी को काम। इस स्कीम को बदलने से सिर्फ डॉक्यूमेंट में जो खर्च आएंगे लाखों करोड़ों के आएंगे इस स्कीम, क्योंकि मनरेगा कार्ड भी लोगों का बना है। 12 करोड़ मनरेगा वर्कर हैं इस देश में जिससे सरकार पेमेंट करती है, और उसमें से ज्यादातर उद्योगपतियों के बेटों के खाते में या मंत्रियों के बेटे के खाते में जाता है पैसा, लोगों तक पहुंचता ही नहीं, लोगों को वह काम मिलता ही नहीं। और अब 60 दिन उन मजदूरों को काम नहीं मिलेगा मनरेगा का, जो पीरियड होगा उसका। कह रहे हैं कि नहीं तो किसानी के लिए, खेती में काम करने के लिए वर्कर कम पड़ जाते हैं, इसके लिए मनरेगा का काम उस बीच में नहीं मिलेगा 60 दिन।
यानी कि जो मजदूरी बढ़ के मिल जाती थी, मनरेगा में कम थी और खेतों में काम करने के लिए तब मजदूर कम थे, तो मनरेगा खेतों में काम करने के लिए ज्यादा मजदूरी देते थे। अब मजदूरी वह और कम देनी पड़ेगी, क्योंकि बैठे रहेंगे, मनरेगा का भी काम नहीं मिलेगा। तो यह सरकार एक ऐसी रणनीति के तहत चल रही है कि मोदी के पूरे जीवन में भूचाल आ गया है। सहयोगी भी दूर हो रहे हैं, आरएसएस दूर है, विश्व हिंदू परिषद इनके पीछे पड़ा है। वह नेता जो मार्गदर्शक मंडल में चले गए थे, इनके पीछे पड़े हैं कि हमको मार्गदर्शक में भेज दिए और अपने खुद नहीं गए। और इस स्कीम से सहयोगी दल जो है वह मोदी के खिलाफ हो गए हैं। 19 तारीख को व्हिप जो जारी की गई है, दोनों तारीखें मिल रही हैं। एक तो तारीख मिल रही है पृथ्वीराज चौहान से कि इस देश को नया पीएम मिलने वाला है, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी का व्हिप जारी करना, तीसरा चंद्रबाबू नायडू के वित्त मंत्री का स्टेटमेंट आना। हम यह नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे और इससे उनकी सरकार गिर सकती है, इसके लिए इसका समर्थन नहीं करेंगे। ऐसे में सरकार संकट में है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, और बेचैनी बढ़ गई है सरकार की। अब देखना है कि अगला पीएम कोई और होता है या मोदी रहते हैं, वह समीकरण क्या बनता है। अभी तक तथ्य नहीं मिल पा रहे कि 19 दिसंबर को आखिर वोटिंग किस पर होगी, और 20 तारीख पार्लियामेंट का आखिरी दिन है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लेकिन इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।